हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात की थी अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसे आपके ऑक्टाहेड्रल फील्ड और आपके टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। और उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज CFSE, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं आपके स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑल्दो ये आपकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और पूछी भी नहीं जाती है, आपकी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो साथ में इसको कवर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बहुत इजी है ये, ठीक है ना। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को हम जो इसकी स्प्लिटिंग होती है उसे हम डिराइव करते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। कैसे? देखिए, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बीच में आपके सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ठीक है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। जो लिगेंड्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं आपके एक्सिस के थ्रू, ठीक है। देखिए, ये तो हुई आपकी ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर यही होगी, बस इसमें क्या होगा, आपके जो लिगेंड्स रहेंगे वो अगर जेड एक्सिस के अलोंग नहीं रहे तो आपके केवल चारों आपके स्क्वायर के जो कोने हैं, कॉर्नर्स है, वहां पे आपके लिगेंड्स रहेंगे, तो वो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। तो उसको जो स्प्लिटिंग होती है वो हम डिराइव इसी से करते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ के जो लिगेंड्स होंगे, ठीक है ना, वो इतनी दूर जा चुके हैं कि मेटल का उन लिगेंड के ऊपर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्री होगी, जो स्प्लिटिंग अगर हम देखें, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग आपके कोई भी लिगेंड नहीं रहेगा, लिगेंड रहेगा आपके एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अलोंग द जेड एक्सिस आपके एक भी लिगेंड नहीं रहेगा। ये आपकी स्क्वायर प्लेनर। तो इसी से हम डिराइव करते हैं आपके स्क्वायर प्लेनर का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्प्लिटिंग। तो देखिए, यहाँ पे लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो आपके ऑर्बिटल्स जो जेड, जिनकी लोब्स आपके जेड एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस पे होगी, उन पे जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिगेंड एक्स और वाई से आपके अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स और वाई में जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा। वो लोब्स जिनमें एक्स और वाई का ऑर्बिटल होगा वो आपके ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, वो ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनकी लोब्स आपके एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लाई करेगी। बट जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से जो जो वो ऑर्बिटल जिनमें आपकी लोब्स जेड एक्सिस के अलोंग लाई करती है उन पे आपका रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके फ्यूचर में याद रहे। हम लिख सकते हैं कि द स्क्वायर प्लेनर complex, or we can say in square planar complex the splitting is derived from octahedral complex, and the orbitals whose lobes lie along the z axis will feel less repulsion, तो वो लोब्स या वो ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स आपके
जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपका लिगेंड नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, मतलब उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, नीचे होगा। लेकिन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या फिर आपके एक्स वाई प्लेन में रहेंगे, वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये डायग्राम बनाइए, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका जो स्प्लिटिंग होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें आपके स्प्लिटिंग की, तो देखिए वो आपके ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 5D ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको पता ही है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। आपकी ईजी ऊपर रहते हैं, ईजी में आपके डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस लाई करती है, ठीक है, इसलिए इनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हायर एनर्जी लेवल पे रहते हैं। जबकि आपके T2G, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लेस रिपल्शन होता है। ये आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, ये भी एक्चुअल ऑर्डर नहीं है, इनमें भी वापस ये जो होते हैं, क्योंकि इसमें भी एक तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये जो आपका डी जेड स्क्वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अलग होती है, ठीक है ना, डी जेड स्क्वायर का आई थिंक आपको डायग्राम पता होगा कि इसकी जो लोब्स होती है ये आपके जेड एक्सिस के अलोंग लाई करती है, इसमें रिपल्शन आपका कम होगा। तो ये वाला भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो डी जेड स्क्वायर होता है ये आपके लोअर लेवल पे रहता है, कहाँ रहता है, लोअर लेवल पे, ये आपका डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जिसमें आपके जो लोब्स होती है डी ऑर्बिटल्स की वो अलोंग द एक्सिस लाई करती है एक्स और वाई में, इसलिए उसकी हायर एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। क्लियर है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। वो एक्सिस जिनकी लोब्स जेड एक्सिस में होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पे डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक तो वाई जेड है और डी एक्स जेड है, ठीक है। इसमें लोब्स आपके जेड एक्सिस के अलोंग भी लाई करेगी, ठीक है। डी एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई पे आपका ज़्यादा रिपल्शन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें भी होता क्या है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोब से आपके एक्स और वाई एक्सिस पे ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर होता है, मतलब आपका रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। जबकि यहाँ हम देखेंगे तो डी एक्स वाई है, मतलब यहाँ पे आपका रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल ऑर्डर में ये तो आपके नीचे आ जाता है और ये हो जाता है आपके ऊपर, तो एक्चुअल अगर ऑर्डर हम देखेंगे तो वो आएगा आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद डी एक्स वाई की, ठीक है, एक्स और वाई वाले को सबसे ऊपर लेना है एनर्जी लेवल में, ठीक है। उसके बाद आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर का मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, आपको पता होगा डी जेड स्क्वायर इस टाइप का होता है, ठीक है। तो अराउंड 2/3 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, वो तो आपके जेड एक्सिस के अलोंग लाई करती है, बट 1/3 इसकी 1/3 आपके एक्स वाई प्लेन में भी होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा इसमें भी, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डी वाई जेड और डी एक्स जेड यहाँ पे आपके उतनी रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपका डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, 3rd नंबर पे रहेगा और लास्ट में रहेंगे आपके 2 ऑर्बिटल्स डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एक्चुअल ऑर्डर जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी मान लो आ जाए तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो हर एक केस में अलग अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। हमने 3 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स पढ़े, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, एक आपका ऑक्टाहेड्रल और एक आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है, उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल से, मतलब ऑक्टाहेड्रल पहले है
उसके बाद है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। इसका ऑर्डर भी हम देख लेते हैं और क्यों होती है वो भी हम देख लेते हैं और कितनी होती है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तीनों जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं उनकी एनर्जी का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, अलोंग द एक्सिस है इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्शन, एक्स वाई प्लेन में इसलिए मैक्सिमम रिपल्शन, डी जेड स्क्वायर में आपका 1/3 पोर्शन एक्स वाई प्लेन में इसलिए उससे थोड़ा सा कम रिपल्शन, और डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये आपके बिटवीन द आपके एक्सिस में लाई करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम रिपल्शन होगा, ठीक है। ये होती है आपका स्प्लिटिंग का ऑर्डर, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम कंपैरिजन करते हैं आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये आपके ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी है, जबकि ये आपके किसकी एनर्जी है, स्क्वायर प्लेनर एनर्जी की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। तो उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका कंपेरिजन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ CFSE for octahedral, tetrahedral एंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम तीनों में कंपेयर करनी हो तो एक रूल तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है, कि आपके जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की जो एनर्जी होगी CFSE वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल की, और उसके बाद होती है आपकी टेट्राहेड्रल की, और उसके बाद होती है आपके ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है ना। ये ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ऑर्डर तब है जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो लिगेंड सेम हो और सेंटर मेटल एटम सेम हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो तब ये आपका ऑर्डर अप्लाई होता है, ठीक है ना। देखिए अलग अलग कंडीशन में हम इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो या आपके कंपैरिजन करना है तो आप लिखिए टाइप ऑफ जियोमेट्री, आप तो सबसे पहले लिखिए जियोमेट्री, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है, मान लो आप बाई चांस भूल भी जाओ तो, ठीक है। जियोमेट्री में आपके 3 टाइप की जियोमेट्री होती है, एक तो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, एक होती है आपके टेट्राहेड्रल, और एक होती है आपके स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए आपके नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं आपके 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने आपके 6। टेट्राहेड्रल में आपके 4, स्क्वायर प्लेनर में आपके कितने होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 2, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा आपको और चाहिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फील रिपल्शन कि कितने आपके ऑर्बिटल्स हैं जो आपके रिपल्शन फील करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में आपके ईजी वाले 2 आपके ऑर्बिटल होते हैं जो मोर रिपल्शन शो करते हैं, ठीक है। वहीं आप देखोगे टेट्राहेड्रल में 3, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर में केवल 1, कौन सा, सबसे ऊपर वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 4 ही रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 4 ही रहेगा। वहीं अब इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए अगर हमें निकालना है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में, अगर हम कंपेरिजन करें तो हम लिख सकते हैं कि उसके जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उसमें से एक में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू, इसका हम कंपेरिजन करते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल से, तो उसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं जो रिपल्शन शो कर रहे हैं आपके 6 में, तो
6 में से, तो 2 आउट ऑफ 6 डेल्टा नॉट। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 2 से गया ये 3 टाइम्स। यहाँ से डेल्टा एस पी की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एस पी दैट इज 4/3 डेल्टा नॉट। 4/3 मतलब आपका 1.3, मतलब जो आपके सी एफ एस सी की वैल्यू है किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए, वो 1.3 टाइम्स 1.33 टाइम्स ज़्यादा है किससे, आपके सी एफ एस सी की वैल्यू आपके ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है ना। यहाँ से आप क्लियर दिख रहा है, तो आपके स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद आपके टेट्राहेड्रल में। अभी हम इसका भी कंपैरिजन करते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है ना, देखिए यहाँ अगर हम इनका कंपैरिजन करें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का, तो 2/6 ये ऑक्टाहेड्रल दैट विल बी इक्वल टू आपका 3/4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ से आप देखिए 2 ये गया 3 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आती है आपके 4/9 डेल्टा नोट, ठीक है। तो आपके टेट्राहेड्रल की वैल्यू आएगी कितनी, 4/9 डेल्टा टी नोट, ठीक है। तो मतलब टी नोट की जितनी वैल्यू होगी उसका 4/9 होगी डेल्टा टी की वैल्यू, तो डेल्टा टी की वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ रिवर्स ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा, फिर आपके टेट्राहेड्रल का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से वो प्रूफ भी हो गई कि ऑक्टाहेड्रल की जो एनर्जी होगी उसका 4/9 टाइम्स होगा आपका डेल्टा टी, ठीक है। यही हमने लास्ट में भी देखा था, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा है, फिर आपके टेट्राहेड्रल की ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं CFSC की वैल्यू का, ठीक है। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के लिए, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और ये तो किस केस में है आपके, ये उस केस में है आपके जब आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब सेंट्रल मेटल सेम हो और लिगेंड सेम हो, तब हमें कंपैरिजन करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर CFSC की वैल्यू डिपेंड करती है। एक एक करके हम उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं कि किन के ऊपर आपकी CFSC की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है ना। टाइप ऑफ लिगेंड है या मेटल है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो हम देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप कभी भी भूल जाओ तो दोबारा बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपके कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो आपके CFSC की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके CFSC को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसमें फर्स्ट जो आएगा आपका, दैट इज हम लिख सकते हैं, दैट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये हम देखते हैं। देखिए ये आपका मेटल लिगेंड, ये आपका मेटल आयन, ठीक है, ये आपका लिगेंड, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज मान लो +2 है, और एक मेटल है आपके पास, उसके ऊपर चार्ज +3। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा मेटल है जो ये इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, +3 वाला। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मतलब जो आपकी CFSC की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सेंट्रल मेटल, जो आपकी CFSC वैल्यू है, दैट इज CFSC वैल्यू, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसके लिए आपकी CFSC की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये होती है आपकी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज टाइप ऑफ लिगेंड। सेकंड क्या आपका, या अगर हम इसके ऊपर आपके कुछ 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले। जैसे आप ले लीजिए RuH2O6 2+,
ठीक है। और एक आप ले लीजिए RuH2O होल 6 आपका 3+। अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो सेंट्रल मेटल एटम Ru, उसके ऊपर चार्ज 3+ यहाँ ज़्यादा है, तो आपके CFSC की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज CO आप ले लीजिए NH3 होल 6, CO की जगह आप ले लीजिए Fe, ठीक है, 2+, और साथ में आपके Fe NH3 होल 6 3+। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है, तो कैसे कंपेयर करोगे? आपका सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, आपको देखना है कौन सा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज, जिसका ज़्यादा होगा उसी के ऊपर आपका CFSC की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड हम देखें अगर, तो सेकंड फैक्टर को हम कह सकते हैं आपका टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या फिर ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, और ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो CFSC की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस केस में आपका क्या होगा, मोर स्प्लिटिंग, ठीक है, मोर स्प्लिटिंग होगी। और अगर मोर स्प्लिटिंग होगी तो हम क्या कह सकते हैं, आपकी ग्रेटर CFSC वैल्यू, ठीक है। वहीं अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो आपके लेस स्प्लिटिंग होगी, और लेस स्प्लिटिंग होगी तो आपके CFSC की वैल्यू भी क्या होगी, लेस CFSC वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है, कंपैरिजन करना है कि आपका अगर लिगेंड सेम है तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा, लिगेंड डिफरेंट है तब आपके ये फैक्टर काम करेगा। तब आप देखोगे कि लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ज़्यादा CFSC की वैल्यू, का वीक फील्ड है तो आपके लेस CFSC की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज टाइप ऑफ मेटल, जो आपके मेटल आयन है वो किस टाइप का है, जैसे मतलब कौन से सीरीज़ का है। एक होता है आपके 5D सीरीज़, एक होती है 4D सीरीज़, और एक होती है आपके 3D सीरीज़, ठीक है। हमें पता है जैसे जैसे आप 3D से 4D में जाते हो और 4D से 5D में जाते हो तो आपके जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, आपका हाई जेड इफेक्टिव होता है 5D में, ठीक है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा ज़्यादा होगा तो आपकी CFSC की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा गया है कि जब आप 3D से 4D में जाते हो तो अराउंड 20% CFSC की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब आप 4D से 5D में जाते हो तो अराउंड 30% CFSC की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आपके 5D में सबसे ज़्यादा, फिर 4D और फिर 3D, मतलब आपको अलग अलग मेटल्स दे दी जाए, इस बार लिगेंड सेम हो मेटल अलग दे दिया जाए, जैसे प्लेटिनम पैलेडियम दे दिया जाए, ठीक है। 5D सीरीज़ के जो मेटल हैं, ठीक है, 4D के, उनका कंपैरिजन करवाया जाए आयरन के साथ, क्रोमियम के साथ, तो जो आपके 4D और 5D वाले मेटल्स होंगे उनके लिए CFSC की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और लास्ट फाइनल जो अभी हमने देखा था, दैट इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि आपका कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, मीन्स ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, या फिर आपका स्क्वायर प्लेनर है। अभी हमने देखा था कि स्क्वायर प्लेनर के केस में आपकी स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्टाहेड्रल, एंड उसके बाद आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये ऑर्डर रहता है आपके स्प्लिटिंग एनर्जी का, जो आपके CFSC की वैल्यू का रहता है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो आपके CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। टाइप है आपका, फर्स्ट था चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ मेटल और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टाइप ऑफ लिगेंड के अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो, दैट इज FeH2O होल 6। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 3+, और एक एग्जांपल लेता हूँ FeNH3 होल 6 3+, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल मेटल सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन लिगेंड डिफरेंट है, तो आपको लिगेंड की तरफ देखना है, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए आपकी CFSC की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप
कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, ये तो थे आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFSC को अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो आपके कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ये थी आपके CFSC की जो वैल्यू होती है वो किसके ऊपर अफेक्ट पड़ती है। ठीक है ना, वो थी ये। तो अब हम पढ़ते हैं आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर हमें कंपेयर करना पड़े दो कॉम्प्लेक्स में तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हम एक कांस्टेंट के थ्रू, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके थ्रू पता करते हैं। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो देखिए मान लो एक मैं आपको कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, एक आपका कॉम्प्लेक्स है ML6 टाइप का, मतलब ठीक है ना, ये मेटल आयन और 6 लिगेंड आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं मेटल आयन के साथ। ठीक है, ML6 टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले मेटल आयन, ठीक है, एक लिगेंड के साथ अटैच होता है और आपके Ml का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक लिगेंड ऐड होता है। ठीक है, और ये जो आपकी होती है ये रिवर्सिबल आपकी वो होती है रिएक्शन। ठीक है, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं आपका K1। ठीक है, ये Ml आपका दूसरे लिगेंड के साथ अटैच होता है। ठीक है, फिर आपके बनता है Ml2। ठीक है, देन अगेन Ml2 इज कनेक्ट विथ थर्ड लिगेंड, देन देयर इज a formation of Ml3, then another Ml3 is connect with fourth ligand and then the formation of Ml4 is occur, then this Ml4 is again connect with another ligand and Ml5 is formed, and then finally Ml5 make a bond with ligand and Ml6 is formed। ठीक है, तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप आपके लिगेंड का फॉर्मेशन होता है, आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमें अगर इसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, किसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की, ये आपका K1 है, दिस इज K2, दिस इज K3, दिस इज K4, दिस इज K5 एंड दिस इज K6। ठीक है, ये आपके अलग अलग रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए अब अगर इन सब रिएक्शन को हम अगर ऐड करें तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, Ml से Ml कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा M+6L। ठीक है, इट गिव्स यू Ml6। ठीक है, और इसके लिए जो आपका कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं Kf। ठीक है, ये होता है आपका Kf, या फिर इसे हम बोलते हैं K स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, K स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू K5 इंटू K6। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, हमें क्वेश्चन में दी हुई रहती है, बट कभी कभी क्या है ऐसे टाइप की रिएक्शन भी दे दी जाती है, तब भी आपको Kf निकालना आना चाहिए। सारी रिएक्शन को ऐड कर दो और जितने भी उनके कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फाइनल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता पड़ जाएगी। अब जिस कॉम्प्लेक्स के लिए Kf की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं हायर इज द वैल्यू ऑफ Kf greater will be the stability, greater will be the stability। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी आपकी Kf की वैल्यू कम होगी उतनी ही आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो अपने को ध्यान रखनी होती है, मतलब या तो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, ठीक है ना, और मैक्सिमम दी हुई रहती है। ठीक है, तो ये वो फैक्टर है आपका जो आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को शो करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, बट ये मेन फैक्टर होता है। अगर ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है तो आप बाकी दूसरे फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आपको इसी से आपको देखना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अपनी जो फाइनल रिएक्शन थी वो क्या थी, M+6L, इट गिव्स यू
Ml6, ठीक है। अब ये था आपका KF, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, K स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को मैं अगर अपोजिट कर देता हूँ, तो आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी होगा। अगर मैं इसको रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ तो M+6L, ठीक है। ये जो KF हो जाता है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ का जो कांस्टेंट होगा उसे हम बोलते हैं, ये था आपका स्टेबिलिटी, ये होगा आपका K इंस्टेबिलिटी, और K इंस्टेबिलिटी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जस्ट अपोजिट होगा आपके KF के या फिर K स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको K स्टेबिलिटी की जगह K इंस्टेबिलिटी भी दे दिया रहता है, ठीक है ना, जो जस्ट उल्टा होता है। तो जिसके लिए K इंस्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए K स्टेबिलिटी की वैल्यू कम होगी, K स्टेबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो उसके लिए आपके उसकी जो उस कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी आपके कम होगी। जैसे एक आपका कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए K इंस्टेबिलिटी की वैल्यू दे के रखी है आपको 6 × 10⁻⁸, ठीक है। और दूसरा है उसके लिए दे रखी है 6 × 10⁻⁶, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जिसके जो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो, ठीक है। देखिए आप भी बता सकते हो, ठीक है ना, किसके लिए होगी, फर्स्ट वाले के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे K इंस्टेबिलिटी की वैल्यू कम है फर्स्ट वाले में। अगर K इंस्टेबिलिटी की वैल्यू कम है तो K स्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मतलब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। जबकि ये क्या होगा, आपका लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको ध्यान कर रखना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्टेबिलिटी को, जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फैक्टर तो ये है ही सी, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जो आपका फैक्टर आएगा दैट इज हम कह सकते हैं आपका, ठीक है, बहुत सारे वैसे आपके अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका CF80 की वैल्यू, ठीक है। ये हमने देखी है कि जिस कॉम्प्लेक्स के लिए CF80 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स आपका उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं आपकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CF80 वैल्यू, एंड जो CF80 वैल्यू होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड होगा तो उसके लिए क्या, कम होगी, ठीक है। इस फैक्टर से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो हम देख सकते हैं दैट इज CONH3 3+ ले लीजिए आप, ठीक है। और आप ले लीजिए CONO2, या फिर आप ले लीजिए COCN6 3- ले लीजिए आप, ठीक है। और साथ में ले लीजिए आप COH2O6 3+। अगर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो देखिए CO सब में आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, चार्ज सेम है। अब देखना है लिगेंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये आपका उससे वीक, और ये आपका सबसे वीक, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसकी सबसे ज़्यादा होगी COCN6 3-, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका CONH3 3+, और बाद में आएगा आपका COH2O6 3+, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, ठीक है, जहां आपको कंपेयर करना हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना हो, ठीक है ना, तो यही आप क्वेश्चन यहीं पे अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको मैं अगर NO2 भी दे देता हूँ साथ में, चलिए इसी में आपको
CONO2 होल थ्राइस, ठीक है, 3- होल 6 3-, ठीक है, NO2 माइनस चार्ज, वहाँ पे भी आपका CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो वो क्या आएगा, देखिए सबसे नंबर 1 तो कार्बन डोनर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साइनाइड है बहुत आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, आपका वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब बात आती है NO2 और NH3 में से, तो NO2 पहले आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, देखिए सबसे लास्ट में तो आपका H2O ही आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा CO NO2 होल 6 3-, और सबसे हाईएस्ट जो आएगा आपका CN होल 6 3-, ठीक है। साइनाइड की सबसे ज़्यादा, फिर आपका NO2, उसके बाद NH3, और फिर आपका लास्ट में H2O, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो आपको कंपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में और अब तक हमने आपकी जो CFT स्टार्ट की थी उसमें हमने आपके टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, तीनों टाइप के आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने देख लिया था, उनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है और आपके CFSC की वैल्यू क्या क्या रहती है, उनमें हम कंपेरिजन कैसे करते हैं, वो सब हमने देख लिया है अभी तक, ठीक है। अभी जो आपका लेक्चर था आज का, उसमें हमने एक तो फैक्टर्स भी देखे कि कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो आपके CFSC की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, और अभी हमने स्टार्ट किया आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में देखा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है जो अपने को एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में वो वैल्यू आपको दी हुई रहती है, तो अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो जिसके लिए KF की वैल्यू ज़्यादा है वो कॉम्प्लेक्स आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फैक्टर्स था उसमें फर्स्ट जो आपका फैक्टर दैट इज CFSC, जो जिस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स आपका उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो उन सब फैक्टर्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं, और जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।